स्वागत है मित्रों। आज हम लोग देखेंगे जलमंडल। जलमंडल जो कि पता है हमको कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जल है। पैंजिया और कंथालासा के बारे में जो पढ़ा था, तो जलमंडल लगभग 71% भाग पे पृथ्वी पर जल है। और जल का जो वितरण अगर देखें हम, तो ग्लोब पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, लगभग उत्तरी गोलार्ध से 15 गुना अधिक है जल। और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जितना जल का स्थल भाग है उतना ही भाग लगभग स्थल का है, यानी हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों बराबर हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में वही स्थिति हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर से लगभग 15 गुना ज्यादा है। तो आज हम लोग देखेंगे महासागरों के बारे में। पहले देख लेते हैं। तो महासागर जैसा कि पता है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत यानी पैसिफिक। दूसरा अटलांटिक महासागर है। तीसरा आपका हिंद महासागर है। और चौथा आपका आर्कटिक महासागर। और पांचवा दक्षिणी ध्रुव महासागर या अटलांटिक महासागर कह सकते हैं। 5 महासागर हमारे पृथ्वी पर विद्यमान है। महासागर जल की अपार मात्रा वाले क्षेत्र को महासागर कहते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं सब नीला भाग जो आपका जल ही जल है। महासागरों की जो औसत गहराई होती है लगभग 4000 मीटर तक औसत गहराई मानी जाती है। एक इकाई है जिसे हम गहराई को नापते हैं फैदम। एक फैदम में 1.8 मीटर बराबर एक फैदम होता है। कौन कौन सी रचनाओं का निर्माण समुद्र में हम देख सकते हैं, तो यहां देखेंगे कुछ ये चित्र बना हुआ है, ध्यान से इसको देखेंगे। तो समुद्र का जो तट होता है यानी महाद्वीपों के पास का जो क्षेत्र होता है वो जल से जितना मग्न तट होता है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट, जो जल से महाद्वीप का जो भाग जल से डूबा होता है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। लगभग ये 100 फैदम गहराई तक होता है महाद्वीपीय मग्न तट। इसमें 20% लगभग जो तेल गैस प्राप्त होते हैं, लगभग 20% इस क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पेड़ पौधे यानी जलीय जंतुओं के जो भोजन का मुख्य स्रोत यहाँ पर स्थित होता है महाद्वीपीय मग्न तट में। उसके बाद नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे होता है महाद्वीपीय ढाल। इस मग्न तट से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो एक ढाल की तरफ मिलता है, इसे महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल के बीच की जहाँ दोनों एक दूसरे को मिलते हैं एक दूसरे से, उसे एंडेसाइट लाइन कहते हैं। एंडेसाइट एक प्रकार का चट्टानें होती हैं, वहां पे पाई जाती हैं दोनों के मिलन स्थल पे। एंडेसाइट लाइन या एंडेसाइट चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं। इस महाद्वीपीय ढाल की गहराई इससे 2 गुना होती है, लगभग 200 फैदम तक होती है। ये महाद्वीपीय ढाल की है। अब हम देखते हैं महाद्वीपीय ढाल के बाद का जो अगला जो भाग होता है वो महाद्वीपीय उत्थान होता है। यहाँ पर महाद्वीपों में कुछ उभार सी स्थिति दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे हम महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से हमको लगभग 80% गैस और तेल प्राप्त होते हैं। और ये उभार जो है तलछटी में अवशिष्ट पदार्थों के जमा होने के कारण होता है। इन्हीं अवशिष्ट पदार्थों के परतदार जमा होने से ही यहाँ पे गैस और आयल के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। लगभग 80%, विश्व का 80% जो है तेल और गैस इन्हीं क्षेत्रों में महाद्वीपीय उत्थान के क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे अपने मुंबई हाई समुद्र से तट से दूर है, वो महाद्वीपीय उत्थान क्षेत्र में स्थित है। अगला हम देखते हैं गर्त, यानी समुद्र का वो सबसे गहराई वाला जो स्थल होता है, जो एक गर्त की तरह खाई की तरह होता है, उसे हम गर्त या ट्रेंच कहते हैं। इसमें हमारा जो इसकी औसत गहराई है, जो तमाम गर्त मिलते हैं, तो औसत गहराई जो ली गई है वो 5500 मीटर तक ली गई है। अगर सबसे अधिक गहराई की बात करें तो सबसे अधिक गहराई वाले गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, जो फिलीपींस तट के आसपास। और सबसे अधिक गहरा जो है वो है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच जिसको कहते हैं। उसकी जो गहराई है 11,033 मीटर गहरा है।
11,033 में इंडियाना गर्द, ये फिलीपींस के तटीय भागों में प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण भाग है, पांचवा है रिज या कटक कहते हैं, जिसको ये उभार की स्थिति में होती है, जो उन्हीं को रिज या कटक कहते हैं। अब रिज या कटक तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। हम देखते हैं पहला जो हम लोग देखते हैं, हल्का जो इस तरह का उभार होता है, लगभग 1000 मीटर से जो कम ऊंचे उभार होते हैं उनको हम कहते हैं समुद्री टीला, यानी सी माउंट कहते हैं। समुद्री टीला के रूप में ये होते हैं, समुद्र के अंदर ही होते हैं ये रिज, इन्हें हम रिज या कटक कहते हैं। इसको हम दो जगह पे देख सकते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में ये एस आकार के हैं, ये अटलांटिक महासागर क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर अटलांटिक ये एस आकार के कटक या रिज पाए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है निमग्न तट, ये ऊपर से मेज की तरह के चौकोर होते हैं, इन्हें ग्योट भी कहा जाता है, यानी निमग्न द्वीप, जल में डूबा हुआ द्वीप। ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निर्मित होते हैं, इनको हम ग्योट या निमग्न तट कहते हैं, ऊपर से चौकोर यानी मेज की तरह के होते हैं। अगला हम देखेंगे जो तीसरा जो महत्वपूर्ण रिज है, वो जो समुद्र से ऊपर निकले हुए द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वो भी रिज या कटक के भाग होते हैं। हवाई द्वीप जैसे बना हुआ है, वो भी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित है हवाई द्वीप, समुद्र का अमेरिका का जो है। तो इस तरह से रिज यानी सी माउंट, ग्योट और आइलैंड्स जो है तीनों रिज या कटक के रूप हैं। अगला हम देखेंगे तो होता है समुद्री पहाड़। ऐसे समुद्री पहाड़ जो जल से ऊपर निकले हुए होते हैं, ऊपर उसका सकरा भाग होता है यहाँ पे, उसको हम समुद्री पहाड़ के रूप में जानते हैं। तो 6 भागों में हमने देख लिया, इस तरह से 6 भाग जो होते हैं समुद्र में रचनाएं देखी जा सकती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, गर्त, रिज या कटक और समुद्री पहाड़, 6 भागों में। अब हम देखते हैं, पढ़ लेंगे लवणता के बारे में। समुद्र की जो सबसे महत्वपूर्ण है लवणता। लवणता क्या होती है? समुद्र में जो घुले हुए नमक होते हैं उनको हम कहते हैं समुद्र की लवणता, सैलिनिटी। समुद्र में घुले हुए लवणों की जो मात्रा है उसको हम देख लेते हैं। तो होता क्या है, महासागरीय, इसको कैसे नापते हैं, महासागरीय जल का भार और जो उसमें घुला हुआ लवणीय पदार्थ है उसका भार का जो अनुपात होता है वही होती है उसकी लवणता। औसत अगर लवणता देखी जाए समुद्र की, लगभग 35% लवणता होती है, यानी प्रति 100 ग्राम में 35 ग्राम नमक की मात्रा, प्रति 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक की मात्रा ही मुख्य रूप से पाई जाती है। औसत लवणता यही है। और लवणता तो सबसे अधिक देखा जाए तो तुर्की की वान झील में 330% लवणता पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है मृत सागर, जो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है, उसकी लवणता 240% है। तीसरा है साल्ट लेक, अमेरिका का, जो 220% लवणता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण है पूछे जाते प्रश्न पे, वान झील, मृत सागर और साल्ट लेक। सबसे ज्यादा तुर्की की वान झील, दूसरे नंबर पे मृत सागर। पहले पूछा जाता है ट्रेन में, तो अब ऑप्शन में से वान झील हटा दिया जाता है और ऑप्शन दिए रहते हैं, या ये रहता है उसमें या ये रहता है, तो उसमें पूछा जाता है सबसे अधिक लवणता किसकी है। तो मृत सागर अगर दिया है, वान झील नंबर 1, मृत सागर और साल्ट लेक, 3 महत्वपूर्ण ये अक्सर रहते हैं। अगर सागरों की बात किया जाए तो सागरों में सबसे अधिक लवणता जो है वो लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। लवणता हम देख लेते हैं, जो लवणता होती है यानी लवण की जो मात्रा होती है, कौन कौन से पदार्थ घुले होते हैं। तो मुख्य रूप से जो उसमें रासायनिक पदार्थ घुला होता है, सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सबसे अधिक मात्रा मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह से इसका ये क्रम है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट सबसे अधिक होते हैं। अगर इनकी लवणता को हम ग्लोब पर ध्यान से देखें तो सबसे कम लवणता ध्रुवों पर होती है, यानी ध्रुवों पर लवणता सबसे कम होती है, और उसके बाद भूमध्य सागर पर, उसके बाद यहाँ पे भूमध्य सागर पे लवणता सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा बराबर होती रहती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ लवणता कम होती है। और अधिकतर लवणता होती है कर्क रेखा क्षेत्र में और मकर रेखीय भागों में। इस भाग में सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है लवणता यहाँ और यहाँ।
और लवणता सबसे कम यहाँ होती है, मिनिमम होती है, और यहाँ एवरेज होती है। ठीक है, इस तरह से लवणता को हम बांट सकते हैं, देख सकते हैं। लहरें, लवणता के कारण जो समुद्र में लहरों का संचरण होता है नीचे से ऊपर, यानी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर संचरण होता है समुद्र में, वो लवणता के कारण ही होता है। लहरों के कारण क्या होता है, पवनों जो पवनें होती हैं सागर की लहरों को अपना ऊर्जा स्थानांतरित कर देती हैं, अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं, जिसके कारण ही लहरों की उत्पत्ति होती है। उथले जल में क्या होता है, लहरें खंडित हो जाती हैं, और जहां गहरा जल होती है वो लहरें आगे बढ़ती रहती हैं। धाराएं क्या है, समुद्र की धाराएं, समुद्र की धाराएं क्या है, जल राशि, जल राशि का, बड़ी जल राशि का निश्चित दिशा में दूर तक गमन करना, दूर तक गति को ही हम महासागरीय धारा कहते हैं। लंबी दूरी गति तक गति करती है तो उन्हीं को हम धारा कहेंगे। धाराओं के कई कारण, धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं, तो प्रमुख कारण तो उनमें लवणता का कारण, अधिक लवणता, कम लवणता के कारण भी धारा प्रवाह होता रहता है, धाराएं चलती हैं। घनत्व कम अधिक होने के कारण भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। ताप के कारण भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। वायु दाब के कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। पवने भी उनका प्रमुख कारण है। समुद्र तटों का जो आकार होता है उसके कारण भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। धाराएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं धाराएं जो गर्म धाराएं होती हैं और कुछ ठंडी धाराएं होती हैं। तो इस चित्र में हम लोग देख लेते हैं गर्म धाराएं क्या होती हैं और ठंडी धाराएं क्या होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी स्थिति हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में गति करती हैं धाराएं, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत, यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत ये गति करती हैं। गर्म धाराएं जो होती हैं वो यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की तरफ गति करती हैं, जबकि ठंडी धाराएं ध्रुवों पर से भूमध्य रेखा की ओर यानी विषुवत रेखा की ओर गति करती हैं। तो ये गर्म धाराएं होती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती हैं, चाहे इधर से इधर, चाहे इधर से इधर, ध्रुवों की ओर। और जो ठंडी रेखा होती है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, इधर से इधर की ओर गति करती है। ये होती है ठंडी धाराएं। अब कुछ प्रमुख गर्म धाराओं और ठंडी धाराओं को हम देख लेते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा सबसे महत्वपूर्ण है, और लैब्राडोर की धारा। यहाँ हम देख रहे हैं लैब्राडोर की ठंडी धारा यहाँ से आती है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलती है। ये न्यूफाउंडलैंड का क्षेत्र है जो कनाडा में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे मछली पकड़ने का सबसे प्रमुख स्थल है, क्योंकि गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं जब जहाँ मिलती हैं वहाँ मछली पालन का सबसे प्रमुख क्षेत्र होता है, क्योंकि अनुकूल वहाँ की जलवायु कह सकते हैं, वहाँ का जल मछलियों के बहुत अनुकूल होता है, इसलिए वहाँ मछलियाँ ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और कुछ प्रमुख धाराएं हैं, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा देख लेते हैं। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा को हम देख लेते हैं। लैब्राडोर की धारा हमने देखा, और यहाँ से ठंडी कैलिफोर्निया की धारा। इसी तरह से विषुवत रेखा से उत्पन्न हो रही धाराएं जो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की ओर गमन करती हैं वो गर्म धाराएं होती हैं, और जो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव की ओर गति करती हैं वे भी गर्म धाराएं होती हैं। तो आज हम लोगों ने देखा जलमंडल के बारे में जो महत्वपूर्ण था। अब हम आगे जलवायु के बारे में देखेंगे, फिर वनस्पति और जीव जंतु के बारे में देखेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल हमारा समाप्त होगा। फिर उस पर आधारित प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।